Hello everyone, welcome back to the class. This is Ambika Singh, your accounts educator. आप सभी क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट चैनल, फेवरेट लर्निंग चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा चैनल जो प्रोवाइड करता है आपको बिल्कुल 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, बिल्कुल हम यहाँ पर आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड्स बल्कि यहाँ पर हम आपको कवर कराते हैं अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक के कोर्सेज मिल जाएंगे इंग्लिश मीडियम में। ऑन द अदर हैंड हम आपको हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। और यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर चेक करेंगे तो आपको सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से मिल जाएंगी, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बस करना क्या है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करना है। तो स्टूडेंट जो भी नए आए हैं, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भैया जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि भाई एकमात्र इंडिया का चैनल मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको फ्री में क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है। फ्री एजुकेशन हम आप लोग को प्रोवाइड करते हैं, फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाता है अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। जी हाँ, बिल्कुल काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आप लोगों को सॉल्व कराते हैं, जैसे कि एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, एवरीथिंग। भाई पूरा सिलेबस आपका हम लोग कंप्लीट कराते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इवन सैम्पल पेपर भी सॉल्व कराते हैं, आपको क्रैश कोर्स रिवीजन के लिए प्रोवाइड करते हैं। भाई क्या कुछ नहीं प्रोवाइड करते, भाई सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो जल्दी से कर लीजिए भैया, चैनल को सब्सक्राइब हो जाइए, हम लोगों से कनेक्टेड, लाइक शेयर कर दीजिए जल्दी से, फटाफट क्लास को लाइक शेयर करना है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट सेशन मैं लेकर आ गई हूँ जिसका आप सभी को काफी इंतजार रहता है ना, कि मैम असर्शन रीजन करवा दो, असर्शन रीजन करवा दो। तो भाई लेकर आई हूँ आज वही चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड हम लोग असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। काफी स्पेशल काइंड ऑफ क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन को दिमाग लगाना पड़ता है, तुक्केबाजी नहीं चलती, यहाँ पे पूरा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पूरे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं। कॉन्सेप्ट यदि पता होंगे तभी आंसर कर पाओगे। तो बस आज की क्लास में आपको ये पता लगने वाला है कि आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, क्या क्या आपको आता है और कहाँ कहाँ पर आप वीक हो, ये सब कुछ आज आपको फाइनली पता लग जाएगा। तो फिर बस दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाइए, क्वेश्चन 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ क्वेश्चन रहेगा और आपके आंसर्स मुझे कमेंट्स बॉक्स में मिल जाने चाहिए, राइट। तो फिर शुरू करें, लगा दे पहला क्वेश्चन, राइट। तो आ जाओ भैया, आई होप सभी ने लाइक शेयर कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो फिर आइए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। अब भाई मुझे नहीं लगता कि अब मुझे बताने की जरूरत है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि भैया ये 5वें चैप्टर पे हैं हम लोग। इसके पहले के 4 चैप्टर में भी ये हमने क्वेश्चंस किए थे, इवन लाइव में भी आई थिंक हमने ये क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अब आप ऑटोमेटिकली मुझे खुद ही बताइए आंसर क्या आएगा। ओके, मैंने आपको पूरी ट्रिक बताई है कैसे सॉल्व होता है, कैसे क्या करना होता है। 2 आपको स्टेटमेंट दिए होते हैं, पता करो कि ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, इसका रीजन है या नहीं, एंड एवरीथिंग, सारी चीजें, ठीक है। अब तो आप लोग को आई थिंक हैबिट हो गई होगी, क्योंकि ये लोग हम लोग 5वें चैप्टर पे हैं। ओके चलो, तो जल्दी से दोनों स्टेटमेंट रीड करो। ऑप्शन आपको दिए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं कि भाई दोनों स्टेटमेंट सही हैं, एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं है, या फिर कोई एक सही है या कोई एक गलत स्टेटमेंट है, वो आपको पता करना है। रीड करें पहले आराम से, 1 बाय 1 दोनों स्टेटमेंट को रीड करेंगे। देखो कि दोनों में क्या सेम टॉपिक पे बात हो रही है या अलग अलग टॉपिक पे बात हो रही है, और यदि सेम टॉपिक पे बात हो रही है तो क्या जो रीजन दिया हुआ है नीचे, क्या वो आप लोगों को फिट लग रहा है कि यार इसके हिसाब से ये जो है फिट है, बिल्कुल फिट बैठ रहा है, तो ये रीजन बनेगा, अदरवाइज ये नहीं बनेगा, एक्सप्लेनेशन फिर सही नहीं होगा। तो पहले हम लोग रीड करते हैं। देखो असर्शन जो हम रीड कर लेते हैं स्टार्टिंग से। चलो, तो असर्शन क्या कह रहा है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मीन्स, रिटायरमेंट हमने पढ़ा है, ये चैप्टर में रिटायरमेंट से रिलेटेड सब चीजें पढ़ी हैं। तो इसका मतलब ये आपसे कह रहा है कि पार्टनरशिप comes to an end and new partnership become
ऑपरेटिव, मतलब कि यदि कुछ रिटायरमेंट हो रहा है, मतलब 3 पार्टनर थे, एक यदि जा रहा है, अब सिर्फ कितने बच रहे हैं, सपोज करो अब सिर्फ आपके पास 2 बच रहे हैं, 3 में से एक चला गया, 2 पार्टनर यदि बच रहे हैं, मतलब रिटायरमेंट हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या जो आपकी पार्टनरशिप थी वो खत्म हो जाएगी, पार्टनरशिप क्या आपकी खत्म हो जाएगी, और क्या एक न्यू पार्टनरशिप आपकी बनेगी, एक न्यू पार्टनरशिप बनाना स्टार्ट करोगे, ये आपसे पहला एजर्शन कह रहा है। रीजन कह रहा है बिकॉज क्योंकि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड द फर्म कंटिन्यूज। ये कह रहा है कि भैया जो रिटायरमेंट हो रहा है पार्टनरशिप का या पार्टनर का, नॉट पार्टनरशिप, पार्टनर का जो रिटायरमेंट हो रहा है उसमें जो आपकी पार्टनरशिप है, आपके बीच में जो एग्रीमेंट है वो बदलता है ना। पार्टनरशिप मतलब आपके बीच का जो एग्रीमेंट है वो बदलता है, फर्म तो भैया कंटिन्यू रहती है, फर्म में बदलाव नहीं आता। आपकी जो कंपनी है, जो फर्म है, वो पहले भी वैसी थी, आज भी वैसे ही, आगे भी वैसे ही रहेगी। पार्टनर आ रहे हैं, जा रहे हैं, उससे फर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्म कभी एंड नहीं होती है जब तक सभी पार्टनर्स में, मतलब जब तक वो चल रही है, भले उसमें 3 पार्टनर हैं, 2 हैं, जितने भी हैं, फर्म चलती है, फर्म में कोई एंड नहीं होता है ना। यदि एडमिशन भी हो रहा है, रिटायरमेंट भी हो रहा है, तो फर्म पे कोई इफेक्ट नहीं है। इफेक्ट कहाँ है? पार्टनरशिप के एग्रीमेंट पे। फर्क कहाँ पड़ेगा? एग्रीमेंट पे फर्क पड़ेगा। पुराना एग्रीमेंट खत्म, नया एग्रीमेंट चालू। पुरानी पार्टनरशिप किसके बीच में थी? पहले 3 यदि पार्टनर थे, 3 में पार्टनरशिप थी, अब यदि एक जा रहा है तो पार्टनरशिप अब सिर्फ 2 में बचेगी। तो लाइकवाइज आपकी पार्टनरशिप में इफेक्ट होता है, ना कि फर्म में। तो भैया दोनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही, पॉजिटिव बात कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं मैम, क्योंकि हमें पता है यदि पार्टनर रिटायर होता है तो पार्टनरशिप खत्म होती है, फर्म कंटिन्यू रहती है, तो बिल्कुल सही है। ऑन द अदर हैंड भैया ये भी सही कह रहा है कि रिटायरमेंट के टाइम पार्टनरशिप आपकी खत्म हो गई ना, 3 पार्टनर थे तो उनके बीच में पार्टनरशिप खत्म, क्योंकि एक रिटायर हो गया है, तो अब उन तीनों के बीच में पार्टनरशिप खत्म। अब जो एक चला गया, अब रिमेनिंग जो 2 हैं, जो रिमेनिंग 2 हैं उनके बीच में न्यू पार्टनरशिप बन जाएगी। सिंपल है कि नहीं है? रिटायर यदि हो रहा है तो उन तीनों में जो पार्टनरशिप थी, पहले जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट था वो एंड हो गया है, अब एक चला गया, तो 2 जो रिमेनिंग है उनके बीच में एक नई पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनेगा। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। आई होप आप लोग को भी यही लग रहा होगा कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि हमने यही पढ़ा है, राइट। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? क्या आप लोगों ने मुझे कॉमेंट्स में बताया? जल्दी से ABCD कौन सा लग रहा है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अब बस मुझे ऑप्शन बता दो कौन सा सही है। सो डियर स्टूडेंट्स, अपना ऑप्शन जो सही हो, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है ना, दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए भैया बोथ A एंड R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है क्योंकि यहाँ पे जो बात कही गई है ये भी रिटायरमेंट से ही रिलेटेड बोल रहा है, और ये भी रिटायरमेंट में ही रिकॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड दोनों बातें हैं। दोनों टॉपिक में, या दोनों बोलूँ मैं, दोनों स्टेटमेंट में एक ही टॉपिक यूज हो रहा है, तो भैया बिल्कुल रीजन बन सकता है। और जो बात यहाँ कही गई है उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन भी करा गया है। यहाँ पे क्या बोला है कि पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, लेकिन आपका पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और नई पार्टनरशिप बन जाती है, ये कहा है। क्यों ऐसा होता है, इसका रीजन दिया है कि ऐसा क्यों होता है कि भैया पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो रही है और नई पार्टनरशिप बन रही है, ऐसा क्यों होता है। इसी का रीजन दिया है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन में पार्टनरशिप चेंज हो रही है, फर्म आपकी कंटिन्यू कर रही है, ठीक है। ये इसी का रीजन दिया है, बिल्कुल सही दिया है, और ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर जो क्या है, एक रिकॉन्स्टिट्यूशन है, पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन है ना, यही तो रीजन है। तभी तो आपकी पुरानी पार्टनरशिप हट रही है और नई पार्टनरशिप बन रही है। ऐसा क्यों है? इसलिए यही है क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन किसका होता है? पार्टनरशिप का होता है, ना कि फर्म का। तो पार्टनरशिप चेंज होती है, इसलिए पुरानी हटेगी, नई पार्टनरशिप बनेगी। क्लियर? देखो स्टेटमेंट दोनों सही है, ये तो आपको पता लग ही गया होगा, लेकिन आप कंफ्यूज कहाँ हो जाते हो कि ये रीजन है कि नहीं। तो भैया ये रीजन समझने के लिए आपको थोड़ा सा गहराई में जाना होगा, ये पता करना होगा कि यहाँ पे जो कह रहा है उसका पहले तो मतलब समझो, राइट। और मतलब समझने के बाद यहाँ जो कह रहा है उसका मतलब समझ के फिर कंपैरिजन करो कि यदि हम ये कहें कि पुरानी पार्टनरशिप हट रही है, नई पार्टनरशिप बन रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रिटायरमेंट के टाइम रिकॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप का होता है, पार्टनरशिप में चेंजेस आते हैं, इसलिए पुरानी हटके नई बन जाती है, राइट। तो एक्सप्लेनेशन हो गया, इसलिए इसका आंसर नंबर A रहेगा, ऑप्शन नंबर A।
करेक्ट स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत कोई परेशानी, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाइए क्वेश्चन 2 पे। तो क्वेश्चन 2 आपकी स्क्रीन पे अगेन आराम से क्वेश्चन पढ़ो, ढूंढो कि भाई ये रीजन है कि नहीं, इसका मतलब इसका ये जो रीजन है इसका है कि नहीं। आराम से क्वेश्चन रीड कर लो, दोनों स्टेटमेंट पढ़ लो आपके सामने। मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, है ना। चलो पढ़ो भैया, आराम से पढ़ लेना और आंसर मुझे कमेंट्स में चाहिए। मुझे हर एक स्टूडेंट का आंसर कमेंट्स में चाहिए। तो देखो क्या कह रहा है एजर्शन, रिटायरिंग पार्टनर विल गेट हिज शेयर इन फर्म्स गेन या प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी एंड विल बियर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। आपने और मैंने सबने मिलके इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू को चेंज करते हैं और उसमें या तो प्रॉफिट आता है या लॉस आता है। तो वो जो भी आता है, तो भैया मैंने क्या पढ़ाया है कि वो जो भी आ रहा है, प्रॉफिट लॉस व्हाटएवर जो भी आ रहा है, सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उनके पुराने रेशो में, जिसमें रिटायरिंग पार्टनर को भी मिलेगा। सबको मतलब सबको, चाहे रिटायरिंग हो चाहे रिमेनिंग पार्टनर हो, सबको वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो देखो यही लिखा है कि रिटायरिंग पार्टनर को भी शेयर मिलता है, वो गेन या जो प्रॉफिट हुआ है उसमें, है ना, वो गेन या जो प्रॉफिट हुआ है उसमें मिलता है, जो रिवैल्यूएशन करने से आता है। और यदि लॉस भी है, जरूरी नहीं हर बार प्रॉफिट हो, यदि लॉस भी है तो उसमें भी उसको शेयर लेना पड़ता है। तो भैया एग्जैक्टली यही होता है, बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पे, एग्जैक्टली यही चीज होती है, बिल्कुल सही लिखा है। ऑन द अदर हैंड यदि हम रीजन देखें तो रीजन क्या कह रहा है कि रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू शेयर इन प्रॉफिट एंड बियर लॉस इफ एनी अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। क्या लिखा है भैया ये स्टेटमेंट, कि जो रिटायरिंग पार्टनर है, जो अब रिटायर होने वाला है, वो बिल्कुल उस चीज का हकदार है। एंटाइटल मतलब वो उस चीज का राइट है, उसका ये राइट है कि भैया वो प्रॉफिट में भी शेयर लेगा, इवन यदि कोई लॉस होता है तो उसको भी वो बियर करेगा। व्हाटएवर लॉस है प्रॉफिट है, वो सब कुछ उसको बियर करना पड़ेगा। कब तक करेगा, जब तक कि उसकी रिटायरमेंट की तारीख नहीं हो जाती, जब तक कि जिस दिन तक वो रिटायर नहीं होगा तब तक उसको प्रॉफिट में भी और लॉस में भी शेयर लेना पड़ेगा, हर एक चीज में। कब तक, जब तक कि वो रिटायर नहीं हो जाता, ये सेकंड पॉइंट कह रहा है। तो भैया ये भी बिल्कुल सही बात ही तो है यार, सही तो कह रहा है, गलत तो कुछ है ही नहीं, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी है सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, रिटायरिंग को भी मिलेगा। ऑन द अदर हैंड जब तक कि पार्टनर रिटायर नहीं हो जाते तब तक वो प्रॉफिट में भी शेयर लेते हैं और लॉस में भी शेयर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है, दोनों में क्या सेम टॉपिक है? देखो दोनों स्टेटमेंट है तो सही, दोनों सही है अपनी अपनी जगह, दोनों बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। बात आती है कि भैया रीजन है क्या नहीं है। तो ये अब आप अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैं ऑप्शन तुरंत बता दूंगी तो मजा नहीं आएगा। प्रैक्टिस करो, समझो, एक एक पॉइंट, एक एक चीज, एक एक वर्ड जो लिखा है उसको अच्छे से समझो, देखो और फिर डिसाइड करो रीजन है कि नहीं। देखो ये तो है कि दोनों सही हैं, स्टेटमेंट सही है, मतलब 1 या 2 में से ही होना चाहिए, लेकिन रीजन देख लो कि रीजन सही है या फिर नहीं है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी। तो भैया आप लोगों ने गैस कर लिया कौन सा आंसर होना चाहिए, है ना, ए और बी में से ही होगा। तो देखो कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ये इसका बिल्कुल ठीक रीजन देके रखा है, ये लिखा है ए और आर दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों है, क्योंकि पहले स्टेटमेंट में आपसे ये बोला है कि जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है या फिर लॉस है जो भी है वो रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगा, सभी को मिलता है, रिटायरिंग को भी मिलेगा। क्यों मिलेगा, वाई, व्हाट इज द रीजन, ऐसा क्यों मिलेगा उसको? क्योंकि भैया जब तक पार्टनर रिटायर नहीं हो जाता तब तक उसका राइट है कि वो शेयर भी ले प्रॉफिट में और लॉस को भी बेयर करे, तो ये उसका राइट है। तो ये इसका रीजन ही तो दिया है, जो यहाँ कहा है उसका यहाँ पे रीजन आपको बिल्कुल इफेक्टिवली दे के रखा है कि यदि कोई पार्टनर है वो यदि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ले रहा है, कौन सा पार्टनर, रिटायरिंग, कौन सी की बात कर रही हूँ, रिटायरिंग पार्टनर जो प्रॉफिट में रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को भी ले रहा है, उसमें भी शेयर ले रहा है, और यदि लॉस आता है तो उसमें भी शेयर लेता है। क्यों, ऐसा क्यों लेता है, रीजन क्या है इसका रीजन यही है ना कि ये उसके लिए उसका ये राइट है, एंटाइटल है वो इसके लिए कि भैया वो प्रॉफिट भी लेगा और लॉस भी लेगा। कब तक लेगा, जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता। तो भाई बिल्कुल ठीक बात है, जो यहाँ कहा गया है उसी का यहाँ पे रीजन भी दिया गया है बिल्कुल इफेक्टिव तरीके से। तो डियर स्टूडेंट दोनों स्टेटमेंट सही है अपने और रीजन भी बिल्कुल सही दिया है। करेक्ट है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझ में आ गया? देखो जिन भी स्टूडेंट्स ने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल हो,
MCQ हो, assertion रीजन हो, कैसे भी हो, उन्हीं को हम अप्लाई करते हैं। उन्हीं के अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भैया फिर सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। तो यदि आपके कॉन्सेप्ट चाहिए तो भैया एक्सरसाइज भी बन रही होगी और ये भी आपको बढ़िया से समझ आ रहा होगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही है जो यहाँ पे आपको घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, राइट। तो भैया समझ आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज अर करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलो फिर आगे बढ़े, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। तो चलो ये हो गया अपना सेकेंड सॉल्व। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। अगेन जल्दी से रीड करोगे फटाक से और आंसर करेंगे। चलो जल्दी जल्दी रीड करना भैया, ज्यादा टाइम नहीं, मतलब आराम से करना, ऐसे हबड़ दबड़े मत करना, अदरवाइज ऑप्शन गलत बताओगे फिर क्या मतलब। कमेंट्स में मुझे आंसर चाहिए और हर एक स्टूडेंट का मुझे आंसर चाहिए। तो चलो रीड करें पहले। एजर्शन क्या बोल रहा है, रिटायरिंग पार्टनर विल नॉट गेट शेयर इन फर्म्स गुडविल ऑन हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म। अच्छा ये बात है क्या, ऐसा पढ़ाया है क्या मैंने, ऐसा कुछ पढ़ाया है क्या आप लोगों को, ऐसा कुछ पढ़ाया है। और रीजन क्या दे रहा है, रीजन भी ये कह रहा है कि भैया रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर इन फर्म्स गुडविल सिंस ही हैज फॉरगॉन हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन फेवर ऑफ अदर पार्टनर्स। ओके ये तो थोड़ा सा जम रहा है मुझे, है ना। सेकेंड वाला तो थोड़ा जम भी रहा है। आप मुझे बताओ, आप देखो थोड़ी कोशिश अब आप भी करो, पूरा मैं क्यों एक्सप्लेन करूँ, आप भी पहले अपने से कोशिश करो आंसर मुझे कमेंट्स में बताने की, देन आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी, बताऊंगी मैं, हर चीज बताऊंगी, ठीक है। चलो तो गैस कर लिया सभी ने कौन सा आंसर होना चाहिए, एबीसीडी, एबीसीडी में से कौन सा होना चाहिए, कमेंट्स में आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चलो भैया बताओ, बताइए भैया फटाफट बता दो। तो देखो भैया पहले थोड़ा सा रीड करें इसको, क्या कह रहा है, एजर्शन रिटायरिंग पार्टनर विल नॉट गेट शेयर इन फर्म्स गुडविल ऑन हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म। भाई ये तो बिल्कुल गलत बात बोली है इन्होंने। क्यों, जो पार्टनर रिटायर होता है उसको फर्म की गुडविल में शेयर हम लोग देते हैं, चाहे फिर वो बुक्स वाली गुडविल हो जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में अपेयर कर रही है, वो वाली गुडविल होगी भैया उसमें भी शेयर मिलेगा, या फिर वो कौन सी गुडविल हो, वो वाली गुडविल जो आपने एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पे कैलकुलेट करी है उसमें भी मिलेगा, जिसमें हम क्या देते हैं, कंपनसेशन देते हैं, याद है सभी को, गुडविल का प्रपोर्शन, गुडविल का कुछ कंट्रीब्यूशन, गेनिंग पार्टनर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके रिटायरिंग पार्टनर को वो गुडविल में भी शेयर देते हैं। तो भैया गुडविल चाहे बुक वाली हो, चाहे रिटायरमेंट पे जो आपने वैल्यू करी होगी, वैल्यूएशन जो किया होगा, कैसी भी गुडविल हो, दोनों आपकी रिटायरिंग पार्टनर को दी जाती हैं उसके शेयर से, उसके शेयर में, मतलब जितनी भी गुडविल है फर्म की उसमें उसका जितना शेयर है उसको हम देते हैं। तो भैया ये तो आप गलत बोल रहे हो, ये नॉट आपने गलत लगा दिया है, ये नॉट जो है आपने गलत लगा दिया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर को हम गुडविल देते हैं, उसका शेयर गुडविल में जो भी उसको देते हैं, तो भैया ये स्टेटमेंट तो गलत है ना। अब यदि मैं रीजन की बात करूं तो रीजन कह रहा है रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर इन फर्म्स गुडविल। बिल्कुल सही है कि भैया रिटायरिंग पार्टनर का ये हक है, वो इसके लिए एलिजिबल है, एंटाइटल है कि वो फर्म की गुडविल में अपना शेयर लेगा, बिल्कुल लेगा, जितनी भी गुडविल होगी उसमें अपना, हमने कैलकुलेट भी तो किया है, कितने क्वेश्चन किया जिसमें हमने उसका गुडविल में शेयर निकाला है, तो बिल्कुल ये सही बात है। सिंस ही हैज फॉरगॉन हिज शेयर, इसका रीजन है क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि भैया उसने अपना शेयर छोड़ के जा रहा है ना प्रॉफिट में, अभी तक जो प्रॉफिट में वो शेयर लेता था, अब वो क्या हो रहा है, वो प्रॉफिट का शेयर अब वो नहीं ले रहा है, छोड़ के जा रहा है उसका प्रॉफिट का शेयर, क्योंकि अभी तक वो पार्टनर था उसको भी प्रॉफिट में शेयर मिलता था, अब वो जा रहा है तो उसके प्रॉफिट का शेयर वो छोड़ के जा रहा है, अब जितना अभी तक था उतना ले गया, पर अब आगे से तो नहीं लेगा ना, अब तो रिटायर हो गया, अभी तक का जो प्रॉफिट में हिस्सा था वो तो वो लेके जा रहा है, पर अब आने वाले टाइम में जो भी इसका शेयर रहेगा भैया वो नहीं लेगा, वो छोड़ दिया उसने, तो भैया वो जो उसने छोड़ा है किसके लिए, इन फेवर ऑफ अदर पार्टनर्स, वो रिमेनिंग जो है, अब जो बाकी के कंटिन्यू पार्टनर है वो उसको क्या करेंगे, अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में, जो बचे हुए हैं, जो रिटायर हो गया वो तो गया, अब उसका जो प्रॉफिट में जो भी शेयर रहता है वो अब आपस में बांटेंगे, तो वो क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, उनका प्रॉफिट में शेयर इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो प्रॉफिट में यदि शेयर इंक्रीज हो रहा है तो वो उसको कंपनसेट करते हैं और वो उसको गुडविल में उतना शेयर देते हैं, तो भैया ये स्टेटमेंट तो सही है, बिल्कुल 100% पॉजिटिव है, ऐसा ही हमने पढ़ा है, इवन क्वेश्चन में भी बहुत बार प्रैक्टिकली इस चीज को करा भी है, पर ऐसा कुछ तो नहीं किया, ये तो गलत है, राइट। तो इसका मतलब भैया ए ऑप्शन गलत है, तो ए इज नॉट करेक्ट, बट रीजन सही है, इसका मतलब भैया ये होना चाहिए, डी होना चाहिए। क्या आप लोगों का भी डी आंसर आ रहा है, कॉमेंट्स में मुझे जरूर बताइए आंसर, ठीक है। तो चेक कर लें इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी,
करेक्ट। चलो भाई बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या? चलो तो फिर आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन 4 पर आ जाएं। चलो आ जाओ भैया, फटाफट क्वेश्चन 4 लगा लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन 4, जल्दी से रीड करेंगे, समझेंगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। चलो एजर्शन क्या कह रहा है, थोड़ा लंबा बड़ा सा स्टेटमेंट है पर हम इसको समझेंगे। क्या कह रहा है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर besides the retiring partner, if a continuing partner also sacrifice his profit share, he also with the retiring partner will get share in firm's goodwill equal to the profit share sacrificed। वाह भाई, बढ़िया स्टेटमेंट है, बहुत अच्छी बात कही है ना, काफी अच्छा स्टेटमेंट है। इवन उसका रीजन भी दिया हुआ है, रीजन भी दिया है। रीजन क्या बोल रहा है, बिकॉज, बिकॉज लगा के पढ़ना है रीजन हमेशा, क्योंकि हम जब भी कोई रीजन बोलते हैं तो बिकॉज लगा के देते ना, क्योंकि ऐसा हुआ, क्यों, क्योंकि इसलिए, तो बिकॉज लगा के पढ़ेंगे। तो ऐसा क्यों है, बिकॉज गुडविल इज पेड बाय द गेनिंग पार्टनर टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर फॉर सैक्रिफाइसिंग देयर प्रॉफिट शेयर। चलो भैया, दोनों स्टेटमेंट है अपने, दोनों आराम से पढ़ लो, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, आराम से आपको समझना है। ओके, चलो तो बता दो मुझे कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। आप लोगों ने ये टॉपिक तो पढ़ा है, मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं। क्या बताई थी कि यदि पार्टनर गेन करता है तो वो रिटायरिंग पार्टनर को कंपनसेशन देते हैं, है ना। 2 पार्टनर हैं, यदि दोनों गेन कर रहे हैं, दोनों यदि गेन कर रहे हैं तो फिर वो आपस में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके रिटायरिंग पार्टनर को क्या देते हैं, कंपनसेशन देते हैं, पहली चीज। और यदि मान लो 2 में से एक तो गेनिंग है पर एक यदि सैक्रिफाइसिंग निकल गया, होता है, हमने प्रैक्टिकली भी ये क्वेश्चन बहुत बार किया है, जिसमें यदि एक तो गेनिंग निकल रहा है मगर एक आध कोई सैक्रिफाइस यदि कर रहा है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, फिर उस सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को भी कंपनसेशन देते हैं, क्योंकि भैया सैक्रिफाइसिंग को और रिटायरिंग पार्टनर दोनों को कंपनसेशन दिया जाता है। कौन देता है, गेनिंग पार्टनर। तो यदि एक अकेला है गेनिंग पार्टनर, एक अकेला यदि गेनिंग पार्टनर है तो फिर वो क्या करेगा, कंपनसेशन देगा। रिटायरिंग को तो देना ही है उसको तो दे गई, और फिर जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको भी देगा, राइट। तो भैया उसको दोनों को देना पड़ेगा, किसको, गेनिंग पार्टनर को, राइट। समझ में आया। यदि 2 गेनिंग पार्टनर हैं तब तो वो किसको देंगे, रिटायरिंग वाले को देंगे ही देंगे। और यदि एक ही है आपका गेनिंग और एक रिटायरिंग है और एक सैक्रिफाइसिंग है तो फिर ये एक अकेला मिलके इन दोनों को कंपनसेशन देगा, क्योंकि कंपनसेशन रिटायरिंग को भी दिया जाता है और सैक्रिफाइसिंग को भी दिया जाता है, और देता कौन है, हमेशा गेनिंग पार्टनर देता है, राइट। इतना हमने पढ़ा है, प्रैक्टिकली कई बार क्वेश्चंस भी किए बहुत सारे। आपसे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि यदि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यदि रिटायरमेंट के टाइम पर हम देख रहे हैं, है ना, पार्टनर का यदि रिटायरमेंट होता है तो बिसाइड द रिटायरिंग पार्टनर के अलावा, रिटायरिंग पार्टनर को तो देते ही हैं हम, क्या देते हैं, उसको तो हम कंपनसेशन देते ही हैं क्योंकि वो रिटायर हो रहा है, उसको तो देते हैं, पर उसके अलावा, बिसाइड मतलब उसके अलावा, तो उसके अलावा जो आपके कंटिन्यूइंग पार्टनर है, यदि उसमें से कोई सेक्रीफाइस वाला निकल गया, जो अपने प्रॉफिट को और सेक्रीफाइस कर रहा है, जिसका प्रॉफिट और कम हो रहा है, तो यदि ऐसा कोई सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भी निकल रहा है तो he along with the retiring partner will get share in firm's goodwill equal to the profit share sacrifice। तो उसने जितना भी प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया होगा ना, जितना भी उसने प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया होगा, उसको भी उस सेक्रीफाइस प्रॉफिट पे क्या मिलेगा, उसको भी गुडविल का कंपनसेशन मिलेगा। और बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, 100% ट्रू है, ऐसा ही होता है, ठीक है। बिल्कुल सही बात यहाँ पे कही गई है, इसमें कोई वो नहीं है, कोई इसमें डाउट नहीं है ना, कि रिटायरिंग पार्टनर के अलावा हम लोग कंटिन्यूइंग पार्टनर में यदि कोई सेक्रीफाइस कर रहा है कोई पार्टनर, तो हम उसे भी प्रॉफिट में क्या देंगे, सॉरी उसे भी गुडविल में कंपनसेशन हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। समझ आ गया, उसको भी हम गुडविल में देते हैं कंपनसेशन, किस रेशो में, जितना उसने सेक्रीफाइस किया है उस सेक्रीफाइस रेशो में देते हैं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि Goodwill is paid by the gaining partner to sacrificing partner for sacrificing their profit ratio। बिल्कुल सही बात है ये भी, है ना, बिल्कुल सही है कि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि गुडविल जो है हमने पे की है, गुडविल इज पे बाय द गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर ने क्या की है, गेनिंग पार्टनर पे करता है गुडविल किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, किस रेशो में, उसके सेक्रीफाइस रेशो में,
राइट किस रेशो में, टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर फॉर सेक्रीफाइसिंग देयर प्रॉफिट शेयर, उसने अपने प्रॉफिट के शेयर में थोड़ा सा सेक्रीफाइस किया है, इसलिए उसके सेक्रीफाइस के लिए हम उसके सेक्रीफाइस रेशो में ही क्या करते हैं, उसको गुडविल में कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं। राइट भैया दोनों स्टेटमेंट सही हैं आपके, दोनों बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि रीजन सही है या नहीं है। बात दोनों सही है, रीजन पे आप लोग को भैया काम करना है, रीजन आपको फाइंड करना है कि रीजन सही है कि नहीं। देखो टॉपिक एक ही है, ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भी वही टॉपिक है, यहाँ पे भी वही टॉपिक है, ठीक है। तो रीजन हम देख लें, तो देखो भैया अपना ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। क्यों सही रहेगा, क्योंकि इसका बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। क्यों इसका सही एक्सप्लेनेशन, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट में सेम टॉपिक है, बिल्कुल सेम बात है। और जो बात यहाँ पे आपको कही गई है ना कि हम क्या कर रहे हैं, रिटायरमेंट जो पार्टनर मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके अलावा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को भी हम क्या देते हैं, कंपनसेशन देते हैं गुडविल में। क्यों देते हैं, व्हाई, व्हाट इज द रीजन, क्यों ऐसा करते हैं हम, तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि भैया गेनिंग पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को भी क्या देता है, गुडविल में कंपनसेशन देता है, क्योंकि उसने अपने प्रॉफिट को सेक्रीफाइस किया है। डन, तो बिल्कुल सही आपके स्टेटमेंट दोनों हैं और रीजन भी सही है। इज इट क्लियर, सबको समझ आ गया फोर्थ वाला क्वेश्चन, राइट। सो मूव करें अब हम लोग फिफ्थ पे, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। ओके चलो जल्दी से लाइक शेयर करो फटाफट, फिर हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे भी मूव करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन भी काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जल्दी से पर लाइक शेयर करो। पहले सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगी फटाफट लाइक शेयर करें, कर दिया क्या, तो फिर आओ जो भी फिफ्थ क्वेश्चन रीड कर लो ऐसे बढ़िया तरीके से। फटाफट पहले आप लोग को रीड करना है, उसके बाद फिर आप आंसर मुझे बताएंगे। चलो एजर्शन क्या बोल रहा है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जब रिटायरमेंट होता है पार्टनर का, द कंबाइंड प्रॉफिट शेयर ऑफ रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर इंक्रीज्ड। भाई जब कोई पार्टनर यदि रिटायर होता है तो यदि हम रिमेनिंग पार्टनर के शेयर की बात करें तो उनका प्रॉफिट में शेयर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि जो पार्टनर गया अभी तक उसको हम प्रॉफिट में हिस्सा देते थे, अब वो चला गया था, उसका जो हिस्सा है वो तो बच जाएगा, तो उसका हिस्सा कौन बांट लेगा, जो बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर आपस में बांट लेंगे, है कि नहीं, आपस में बांट लेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनका जो शेयर है वो इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही होता है, यदि मान लो आप लोग 3 दोस्त बैठे हो, आपने तीनों ने मिलकर एक चॉकलेट लेकर आए, आपने देखा कि यार 3 लोग हैं, तीनों बांटेंगे, इतने में एक का कोई फोन आ गया अर्जेंट, उसको घर जाना पड़ा, वो घर चला गया, तो आपने सोचा था यार ये 3 आपने हिस्से जो चॉकलेट के करे थे, आपने सोचा तीनों एक एक हिस्सा लेंगे चॉकलेट का, पर वो चला गया, उसका हिस्सा रखा रह गया, तो आप जो 2 बच्चे तो ने सोचा चलो ठीक है अपना हिस्सा तो हम लेंगे ही सही, इसके हिस्से में से भी आधा आधा करके अपन दोनों बांट लेते हैं, राइट। तो इससे आपका जो चॉकलेट में हिस्सा था वो इंक्रीज हो गया। तो भैया बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल 100% सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके जब भी रिटायरमेंट होता है पार्टनर का तो जो कंबाइंड शेयर है, मतलब प्रॉफिट में जो शेयर मिलता था किसको, रिमेनिंग को, वो इंक्रीज हो जाता है, जितना पहले मिलता था उससे और बढ़ जाता है। बिल्कुल सही है। क्यों ऐसा होता है, वाई, क्योंकि रिमेनिंग या फिर कंटिन्यूइंग पार्टनर क्या कर लेते हैं, टेक अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, एज अ रिजल्ट देयर इंडिविजुअल प्रॉफिट शेयर इंक्रीजेस। ऐसा क्यों होता है, वाई, ऐसा क्यों होता है, उनका शेयर क्यों इंक्रीज हो जाता है भैया, इसलिए इंक्रीज हो जाता है क्योंकि वो क्या कर लेते हैं, प्रॉफिट शेयर में उनका जो पार्ट है वो किसका पार्ट ले लेते हैं, प्रॉफिट शेयर में किसका पार्ट ले लेते हैं, रिटायरिंग पार्टनर का पार्ट ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका अपना अपना प्रॉफिट में शेयर इंक्रीज हो जाता है। भैया देख लो अब जो रीजन दिया है वो एग्जैक्ट मैच हो रहा है एजर्शन से, हो रहा है कि नहीं, जो बात वहां कही गई है एग्जैक्ट रीजन भी उसी को बढ़िया से क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है ना, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बढ़िया से चीजें दी हैं कि भैया रिटायरमेंट यदि होता है तो कंबाइंड शेयर पुराने पार्टनर्स का इंक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है भैया, इसलिए हो जाता है क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर जो है क्या कर लेते हैं, प्रॉफिट में शेयर को क्या करते हैं, उनका प्रॉफिट में शेयर इंक्रीज हो जाता है क्योंकि वो किसका पार्ट ले लेते हैं, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके प्रॉफिट में का शेयर भी वो लोग ले लेते हैं, सो दैट क्या हो जाता है, उनका अपना अपना शेयर इंक्रीज हो जाता है, राइट। बिल्कुल सही बात कही है ना। तो कौन सा आंसर होना चाहिए भैया, दोनों स्टेटमेंट सही है और इनफैक्ट रीजन भी बिल्कुल सही दिया है, रीजन में भी कोई समस्या नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है अपना, बता दो भैया कौन सा सही लग रहा है, फर्स्ट वाला, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन भी बिल्कुल सही दिया है। अच्छा दोनों स्टेटमेंट सही है बट रीजन सही नहीं है, अच्छा ये बोल रहे हैं रीजन सही नहीं है, तो रीजन क्यों सही नहीं है भैया, रीजन क्यों सही नहीं है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द कंबाइंड प्रॉफिट शेयर ऑफ द रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर इंक्रीजेस। ठीक है भैया, ये तो इंक्रीज हो रहा है, ये तो हमने देख लिया,
रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर टेक अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर एज अ रिजल्ट देयर। नहीं भैया, ये रीजन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो होगा ना स्टूडेंट, वो यही वाला सही रहेगा, ठीक है। ऑप्शन आपका 1 सही रहेगा, रीजन भी सही दिया है, राइट। रीजन जो है आपका बिल्कुल सही दिया है, आपका ऑप्शन 1 सही रहेगा। साफ दिख रहा है भैया, रीजन सही है, ठीक है। तो ये आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। ओके, रीजन सही दिया है क्योंकि मालूम है हमको यदि रिटायरमेंट हो रहा है तो सबका अपना अपना जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनका शेयर इंक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है, वही तो लिखा है, इसलिए हो जाता है क्योंकि वो प्रॉफिट में शेयर ले लेते हैं किसका, रिटायरिंग पार्टनर का, जिसकी वजह से उनका अपना अपना शेयर इंक्रीज हो जाता है। डेफिनेटली भैया, बिल्कुल सही बात है, दोनों में एक ही टॉपिक है, एक ही बात है और उसका एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? इज इट क्लियर? फर्स्ट ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है, राइट। चलिए तो फिर आगे बढ़ जाएं हम, राइट। आगे बढ़े, ये हो गया अपना 5th वाला क्लियर। अब आ जाइए 6th क्वेश्चन पे, इसे रीड करेंगे, इसे रीड करेंगे और फिर मुझे बताएंगे कौन सा आंसर अपना सही होगा, ठीक है। चलो फटाफट पहले रीड करो। काफी आपके स्टेटमेंट्स, काफी इसमें लेंथी स्टेटमेंट्स है, पर ठीक है, आराम से पढ़ना, एक एक वर्ड पे ध्यान रख के पढ़ना, तो आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। चलो भैया बता दो मुझे जरा फटाफट, क्या लग रहा है आपको, एजर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। देखो पहले हम लोग रीड करते हैं, एजर्शन क्या कह रहा है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो एसेट्स आर रीवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड। बिल्कुल भैया, करते हैं हम, एसेट्स का रीवैल्यूएशन करते हैं और जो अपनी लायबिलिटीज होती हैं उनको रीअसेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? टू इंश्योर दैट रिटायरिंग पार्टनर इज नीदर एट एन एडवांटेज और एट लॉस ड्यू टू चेंज इन वैल्यूज ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। ऐसा क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं भैया, ताकि भैया जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ना, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको ज्यादा कोई एडवांटेज ना मिल जाए, है ना, और ना उसको लॉस हो, क्योंकि वैल्यूज यदि एसेट और लायबिलिटी की चेंज हो रही है तो वो लॉस में भी ना जाए और उसको एडवांटेज भी ना मिले। ये कैसे पॉसिबल है मैम, कैसे पॉसिबल है? तो भाई एक बात बताओ, यदि कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है ना, कोई पार्टनर जा रहा है, तो हमने क्या देखा है कि उसको उसका पूरा शेयर देना पड़ता है ना। और यदि मान लो फॉर एग्जाम्पल आप अपना रिवैल्यूएशन कर रहे हो एसेट और लायबिलिटी का, वहां आपने देखा कि यार कुछ लॉस है, और यदि वो लॉस दिए बिना उसको रिटायर कर दोगे तो उसको तो एडवांटेज मिल गया ना, कि उसको तो लॉस में हिस्सा ही नहीं लेना पड़ा और वो मतलब बिना लॉस में हिस्सा लिए ही चला गया, ठीक है ना। और यदि इससे डिफरेंट केस हो जाए, इसका जस्ट अपोजिट हो जाए कि यदि रिवैल्यूएशन में आपको प्रॉफिट मिला और यदि वो प्रॉफिट उसको नहीं दिया और देने से पहले यदि वो चला गया, रिटायर हो गया, तो भैया वो घाटे में चला जाएगा, वो लॉस में चला जाएगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलना था जो कि नहीं मिला, उससे पहले रिटायर हो गया। तो इसीलिए हम रिटायरमेंट के टाइम ही रिवैल्यूएशन कर लेते हैं, प्रॉफिट या लॉस जो भी आता है उसको हम पहले ही दे देते हैं, ताकि यदि लॉस हो तो उसमें भी हिस्सा दो उसको, ताकि कोई उसको एडवांटेज नहीं मिले एक्स्ट्रा कि भैया लॉस में उसको हिस्सा नहीं मिला, फायदा लेके चला गया, और यदि कोई प्रॉफिट है तो उसमें उसको हिस्सा मिले ताकि उसका लॉस नहीं हो, ठीक है। तो ये इस केस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन बनाते हैं पार्टनर्स के रिटायर होने के टाइम, और उसके रिटायर होने से पहले लॉस या प्रॉफिट जो भी है उसमें उसको हिस्सा हम लोग देते हैं। ये पहला स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली सही है। अब रीजन क्या कह रहा है, एज अ प्रिंसिपल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर वैल्यूड एट देयर करेंट वैल्यू एंड गेन या फिर लॉस ड्यू टू चेंज बी क्रेडिटेड और डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर सिंस इट इज फॉर द पीरियड बिफोर रिटायरमेंट। क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि भैया एक प्रिंसिपल है हमारा कि जो एसेट और लायबिलिटीज होते हैं उनकी हम वैल्यू चेक करते हैं कि भैया जो हमारी बैलेंस शीट में जो वैल्यू लिखी है क्या वो वही वैल्यू है जो अभी इनकी करंट में है, करंट वैल्यू और बैलेंस शीट की वैल्यू क्या सेम है। ऐसा तो नहीं है कि बैलेंस शीट में कुछ और लिखा है और करंट में इनकी वैल्यू तो बढ़ गई, या ऐसा तो नहीं बैलेंस शीट में कुछ और लिखा है और करंट में इनकी वैल्यू कम हो गई। तो यदि ऐसा है तो फिर आप इसको दोबारा से रीवैल्यू करो, जो अभी करंट वैल्यू है उस वैल्यू में आप अपनी बैलेंस शीट में लिखो। करते हैं रिवैल्यूएशन में चेंजेस आ जाते हैं, कुछ चीजें इंक्रीज हो जाती है, कुछ चीजें डिक्रीज होती है अपने एसेट और लायबिलिटी की, और जो भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है फिर हम जो रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें वैल्यू को चेंज करके लिखते हैं। एग्जैक्ट वैसी की वैसी बैलेंस शीट नहीं बन जाती है, वैल्यूज चेंज करके बनाते हैं। तो क्यों ऐसा होता है, क्यों हम लोग करंट वैल्यू पे लिखते हैं, और फिर यदि कोई गेन है और यदि फिर कोई लॉस आया है रिवैल्यूएशन का, तो भैया हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट या डेबिट साइड पे दिखाते हैं ना, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में फिर हम उसको क्रेडिट साइड और डेबिट साइड पे शो करते हैं। सभी पार्टनर के, चाहे वो रिटायरिंग हो चाहे रिमेनिंग हो, कोई भी हो,
रिटायरमेंट के पहले तक का, रिटायरमेंट के बाद का तो फिर ठीक है, लेकिन रिटायरमेंट के पहले तक की जो भी वैल्यू में चेंजेस हैं उन सब में हम रिकॉर्ड करेंगे चेंजेस को, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा और सब पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। ये है भैया दोनों स्टेटमेंट। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब आप मुझे ऑप्शन बताएंगे, कमेंट्स बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए कि भैया आंसर कौन सा है, बता दो भैया कौन सा आंसर लग रहा है आपको, देखें इसको, चेक करें। चलो तो भैया यहाँ पे यदि हम स्टेटमेंट की बात करें तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली हम लोग ऐसे ही करते हैं, और इवन जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो भी बिल्कुल सही देके रखा है, क्योंकि जो बात यहाँ पे की गई है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, वही रिवैल्यूएशन से रिलेटेड यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन करके भी रखा है ना, कि ऐसा क्यों करते हैं, क्यों एडवांटेज ना हो, क्यों किसी रिटायरिंग पार्टनर को लॉस ना हो, इसलिए हम करते हैं, क्योंकि जो भी चीजें हैं उनकी करंट वैल्यू पे लिखते हैं, पूरा एक्सप्लेन करके रखा है। यहाँ पे आपको बस एक छोटा सा मतलब एक हिंट दिया है और उस हिंट का यहाँ पे एक्सप्लेन भी करके रखा है बढ़िया तरीके से, सेम टॉपिक है, एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल 101% सही है, राइट। तो आई होप कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। एनी डाउट, किसी को कोई दिक्कत? ओके चलो तो फिर अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 7 पे आएंगे फटाफट। चलो क्वेश्चन 7 आपके छोटे छोटे से स्टेटमेंट्स हैं, बढ़िया तरीके में रीड करिए और मुझे आंसर बताइए भैया कौन सा आंसर सही होगा, फटाफट रीड कर लो, बताइए भैया ऑप्शन कौन सा सही है, ए बी सी डी। तो देखो एजर्शन बोल रहा है अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज ऑलवेज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। अच्छा भैया ऐसा है क्या, इज ऑलवेज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट कह रहा है कि देखो अमाउंट ड्यू टू दी रिटायरिंग पार्टनर इज ऑलवेज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, कि भैया जब भी हमको रिटायरिंग पार्टनर को कुछ पैसा देना होता है, कुछ अमाउंट हम उसको देते हैं, जब वो रिटायर होता है तो क्या हम उसे हमेशा लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, पहला स्टेटमेंट कह रहा है। उसका रीजन दिया है क्योंकि बिकॉज अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर में बी पेड इमीडिएटली और लेटर इन इंस्टॉलमेंट्स, मतलब जो अमाउंट हमें रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है, जो अमाउंट हमें रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है वो हम उसे या तो तुरंत पे कर देते हैं इमीडिएटली, है ना, तुरंत कैसे पे करते हैं इमीडिएटली, या तो बैंक से और या फिर कैश में, ये आपके ऑप्शन है। इमीडिएटली यदि पे कर रहे हो तो या तो बैंक से या फिर कैश में, या फिर लेटर मतलब बाद में भी कर सकते हो, आप चाहो तो बाद में भी कर सकते हो इंस्टॉलमेंट्स में। इंस्टॉलमेंट मतलब समझ रहे हो ना, हमने पढ़ा भी है, हर 6 महीने में या हर 1 साल में आप कुछ कुछ इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो। तो ये आपके दो ऑप्शन है, जिसमें से भैया सेकेंड तो एग्जैक्टली बिल्कुल 100% ट्रू है, 100% ट्रू देके रखा है, क्योंकि भैया जब भी अमाउंट पे करना है तो दो ही रास्ते हैं, मैंने आपको मेथड्स बताई हैं, मेथड्स ऑफ पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। कौन सी मेथड्स थी, 2 मेथड थी, या तो कौन सी, लमसम पेमेंट इन लमसम, मतलब इकट्ठी एक बार में पूरी पेमेंट कर दी आपने, या तो बैंक से या कैश में इमीडिएटली, वो भी ये पहली मेथड है। और दूसरी मेथड क्या बताई थी, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, जो कि ये लिखी हुई है। तो मेथड्स ऑफ पेमेंट पे ये सवाल है, 2 मेथड्स होती हैं जिसमें हम पेमेंट करते हैं, रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट देते हैं, मेथड ऑफ लमसम या फिर मेथड ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, 2 मेथड्स है। तो भैया ये सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब भैया जो पहला ऑप्शन है या जो पहला स्टेटमेंट है, ये कह रहा है अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज ऑलवेज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। बिल्कुल यार देखो, अमाउंट जो उसको देना है, यदि आप इमीडिएटली नहीं दे रहे हो, आप इंस्टॉलमेंट्स में यदि देने की बात नहीं कर रहे हो, मतलब आप इमीडिएटली नहीं दे रहे हो, आप बाद में लेटर देने की बात करो कि हम बाद में पे करेंगे, तो आप क्या करते हो, उसको लोन में ट्रांसफर कर देते हो। बिल्कुल करते हैं ना, बिल्कुल लोन में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन क्या हमेशा ही लोन में ट्रांसफर करते हैं, क्या हमेशा ही ऐसा करते हैं? क्योंकि ये तो यही कह रहा है, ऑलवेज मतलब हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, कि हम हमेशा ही लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो भाई ये बिल्कुल गलत बात है, हमेशा थोड़ी करते। कभी जब क्वेश्चन में कहा गया हो या क्वेश्चन साइलेंट होता है या क्वेश्चन में कहा गया हो कि उसके अमाउंट को हमें लोन में ट्रांसफर करना है, तब हम करते हैं। अदरवाइज हम बैंक और कैश में भी ट्रांसफर कर देते हैं, जब बैंक से देना हो, कैश में देना हो, तब हम बैंक से या कैश में भी तो ट्रांसफर करते हैं। क्वेश्चन किए हैं, हर बार लोन अकाउंट थोड़ी बनाया, कभी कैश में भी देते हैं, कभी बैंक से देते हैं, तो ये अलग कंडीशन होती है, जरूरी नहीं है कि हमेशा। तो भैया ये गलत है, क्योंकि इसमें ये ऑलवेज लिखा है, इसने कहानी खराब कर दी है, इसने इस स्टेटमेंट को खराब कर दिया। तो एक हिंट यदि मैं आपको दूं, एक ट्रिक बताऊं कि यदि आपको पता करना है ऑप्शन सही है गलत है, तो यदि ये इस टाइप के वर्ड आपको दिख जाए, ऑलवेज,
हमेशा, मतलब हमेशा हिंदी में तो नहीं बट मैं बता रही हूँ, यदि ऐसा लिखा हो कि भैया हमेशा, तो ये स्टेटमेंट ज्यादातर 99% टाइम गलत ही होता है, क्योंकि हमेशा हर चीज नहीं होती है, कंडीशन पे डिपेंड करता है वो, राइट। तो जब भी आपको ऐसा मिले ना हमेशा मतलब ऑलवेज, या फिर एवरी टाइम, या फिर इन ऑल द केसेस, ऐसा कुछ हो जिसमें सारी चीजों पे एप्लीकेबल, आपको मतलब बोला हो कि सारी चीजों पे ये एप्लीकेबल है, तो ये स्टेटमेंट 99% टाइम गलत हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप हमेशा ऑलवेज देख के गलत मत करना, पहले रीड करना, समझना, फिर अंदाजा लगाना, ठीक है। तो ये ऑलवेज लगा इसलिए स्टेटमेंट गलत है। तो भैया आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, assertion इज इनकरेक्ट, मतलब लास्ट वाला है ना, assertion इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। कोई दिक्कत, कोई समस्या, ये रहा अपना 7th का आंसर, डी वाला, राइट। चले फिर आगे बढ़े, ओके चलो ये हो गया 7th। आ जाओ भैया 8th वाले पे। 8th ऑप्शन रीड करो फटाफट से, स्टेटमेंट्स क्या कह रहे हैं, चलो हम लोग साथ में मिलकर रीड करें। assertion क्या बोल रहा है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के समय, if the retiring partner is paid more amount than due to him, the difference amount is goodwill paid based on valuation। अच्छा, आपको और हमको पता है कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो हम उसको गुडविल का अमाउंट, हम उसको कैपिटल का अमाउंट पे करते हैं, या हम यूँ कहूँ कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसको एक एग्जैक्ट अमाउंट पे किया जाता है, ठीक है, एक एग्जैक्ट अमाउंट पे किया जाता है। तो जो हम उसको पे कर रहे हैं, है ना, जो उसको पे करना है, क्या लिखा है, रिटायरिंग पार्टनर को यदि हम ज्यादा पे कर रहे हैं, जो उसको एग्जैक्ट हमें पे करना था उससे ज्यादा यदि कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यदि उसको 2 लाख का अमाउंट बन रहा है कि यार उसको कुल मिला के सबको जोड़ जाड़ के घटा घुटू के सब कुछ करके लास्ट में हमने देखा कि यार 2 लाख का अमाउंट उसे पे करना है, और आप 2 लाख की जगह 2.5 लाख पे कर रहे हो, 2 लाख की जगह 2.5 लाख पे कर रहे हो, तो ये जो एक्स्ट्रा आपने दिया है ना, ये जो डिफरेंस है कितने का, 50,000 का, 2 लाख पे आप 2.5 लाख दे रहे हो, तो ये जो 50,000 का ये जो डिफरेंस है, क्या ये गुडविल है जो आपने उसको पे करी है, क्या ये गुडविल है, जिसे हम क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ, जिसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हिडन गुडविल। यही होता है कॉन्सेप्ट हिडन गुडविल का। इसी तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं ना कि उसको जितना अमाउंट देना था उस पे यदि आपने कुछ एक्स्ट्रा दे दिया है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज हिडन गुडविल। ओके चलो, तो आई होप समझ आ गया, इशारा काफी है इतना ये पता लगाने के लिए स्टेटमेंट सही है कि नहीं। ओके रीजन दिया है, क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज गुडविल इज नॉट पेड बाय गेनिंग पार्टनर टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। अच्छा अब देखो भैया, ये कह रहा है कि जो गुडविल है वो पे नहीं की जाती, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हम नहीं देते, जो गेनिंग पार्टनर हैं वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल नहीं देते। क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा होता है भाई, गलत बात है ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को भी गुडविल में शेयर देगा और रिटायरिंग पार्टनर को भी शेयर देगा, दोनों को देता है। तो ये तो नॉट लिखा है भैया, ये तो गलत स्टेटमेंट है, बिल्कुल गलत है। पर पहले वाला तो सही लग रहा है, मुझे तो सही लग रहा है। अकॉर्डिंग टू यू आप अपने अनुसार बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, बताओ मुझे फटाफट क्विकली। और पहली बात तो भैया ये रीजन भी नहीं होगा, पहली बात तो स्टेटमेंट ही गलत है, लेकिन फिर भी यदि हम देखें तो यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर की बात है और यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की बात है, और दोनों अलग अलग हैं, तो ये स्टेटमेंट रीजन भी नहीं बन सकता, और ये तो फिर है ही गलत, राइट। तो हम लोग आंसर देखें, आंसर कौन सा होगा, दोनों स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट है। अच्छा दोनों स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट हैं, both assertion and reason are incorrect. Okay, at the time of retirement of a partner, if retiring partner is paid more amount than due to him, the difference amount is goodwill paid based on valuation। अच्छा ये valuation के बेस पे नहीं होती है, ये hidden goodwill होती है, ये आपकी valuation के बेस पे नहीं होती है, इसलिए आपका ये जो ऑप्शन है ये गलत है, ठीक है। ये ऑप्शन जो है वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये आप वैल्यूएशन के बेसिस पे थोड़ी बताते हो, वैल्यूएशन के बेसिस पे नहीं होती है, ये आपकी हिडन गुडविल कहलाई जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स, राइट स्टूडेंट, तो समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कॉन्सेप्ट की बात है। ये जो अपना पहला स्टेटमेंट है ये क्या बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर चीज में आपने जो गुडविल बताई है वो किसके बेस पे है, वैल्यूएशन के बेस पे। तो भैया ये जो वैल्यूएशन के बेस पे जो गुडविल होती है ना, वैल्यूएशन के बेस पे जो गुडविल होती है वो एक्स्ट्रा वाली नहीं होती कि जो अमाउंट आपको पे करना है उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा गुडविल है वो हिडन गुडविल होती है। वो देखो दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है और मैंने आपको दोनों अलग अलग पढ़ाए हैं, तो इनको मर्ज मत करना, ठीक है। और इसलिए मैंने कहा था कि ये हिडन गुडविल मैंने इसलिए लिखा था ताकि भैया पता लग जाए, मैंने बोला था इशारा काफी है ना, इसका मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है आपका जो लिखा है वो हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट है, और आपका जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है,
है दोनों गुडविल के ही, पर दोनों में जो चीजें हैं अलग अलग है, डिफरेंट है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हम क्या करते हैं, रिटायरमेंट के टाइम पर जो गुडविल हम कैलकुलेट करते हैं उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, गेनिंग रेशो में गेनिंग पार्टनर कॉम्पनसेशन देते हैं रिटायरिंग पार्टनर को, दैट इज समथिंग डिफरेंट। और जो हिडन गुडविल है वो होती है जिसे यहाँ पे लिखा गया है ना, बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन वो हिडन गुडविल के बारे में लिखा है, ना कि वैल्यूएशन के बारे में, इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट भी गलत है। और दूसरा तो फिर है ही सही, दूसरा तो मैंने बता ही दिया था कि दूसरा भी आपका गलत है, राइट। तो हिडन गुडविल वही है जो अमाउंट एग्जैक्ट उसे देना था, जो ड्यू था, उस पर जो आपने एक्स्ट्रा दिया है वो हिडन गुडविल के बेसिस पे, ना कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बेसिस पे। इज इट क्लियर? ओके, तो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, राइट। चलो, तो ये हो गया अपना 8th वाला। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9th पे। जल्दी से क्वेश्चन 9 को रीड करेंगे और फिर इसको सॉल्व करके बताएंगे कौन सा आंसर सही है, ए बी सी डी। चलो तो रीड करो। पहले असर्शन क्या कह रहा है आपसे, देयर इज ओनली नीड टू फाइंडिंग द गेनिंग रेशो इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। अच्छा, ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आप गेनिंग रेशो की जरूरत जब ही पड़ेगी कैलकुलेट करने की, जब आपका या तो रिटायरमेंट हो रहा है फर्म में किसी का, या फिर फर्म में किसी की डेथ हो जाती है, किसी पार्टनर की यदि डेथ हो जाती है, या कोई पार्टनर रिटायर होता है, तो उसी के टाइम, उसी पर्टिकुलर कंडीशन में ही आप गेनिंग रेशो को फाइंड करोगे। पहला ऑप्शन है, मतलब पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट आपसे रीजन कह रहा है क्योंकि द गेनिंग रेशो इज यूज बाय द रिमेनिंग पार्टनर टू कंपनसेट द शेयर ऑफ द आउटगोइंग और डेथ पार्टनर। मतलब क्योंकि गेनिंग रेशो एक ऐसा रेशो है जिसको हम यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, तब हमें क्या करना हो, रिमेनिंग पार्टनर को क्या करना हो, कंपनसेशन देना हो। मतलब रिमेनिंग जो पार्टनर बचा है ना, जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहा है, वो कंपनसेशन देता है किस रेशो में, गेनिंग रेशो में। किसको देता है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको, या जिसकी डेथ हो रही है उसको कंपनसेशन देगा। ये इसका रीजन दिया है। तो भैया देखो, दोनों स्टेटमेंट में सेम टॉपिक है, दोनों में सेम टॉपिक पे बात है, बस आप मुझे ये बताएंगे कि रीजन आपको सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, दोनों में सेम बात है, दोनों में बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, बस अब आप मुझे रीजन बता दीजिए कि आपको रीजन सही लग रहा है या नहीं लग रहा। बता दो भैया, फटाफट इसका आंसर आना चाहिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोगों का इसका आंसर चाहिए, फटाफट। तो चेक करें क्या हम लोग, आई होप आप लोगों ने आंसर्स गेस कर लिए होंगे। ओके, चलो आई एम वेटिंग, जल्दी से मुझे कमेंट्स में आंसर बताओ भाई। चलो तो देखें इसका फिर, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। तो भैया बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है, इनफैक्ट रीजन भी सही है, बिल्कुल सही तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन भी करके रखा है। देखो चेक कर ले हम लोग, वही लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ हम रिटायरमेंट की और डेथ के टाइम पे ही गेनिंग रेशो निकालते हैं, एडमिशन के टाइम पे सैक्रिफाइसिंग ही निकालते हैं। ठीक है, तो एडमिशन के टाइम पर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जब होता है तब हम सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं। तो गेनिंग सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट या फिर डेथ के टाइम ही निकालते हैं। और ऐसा क्यों निकालते हैं, रीजन ही दिया है, ऐसा क्यों करते हैं, वाई। तो भैया वही वाई का रीजन दिया है, क्योंकि गेनिंग रेशो हमें चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसा रेशो है जिसमें रिमेनिंग पार्टनर कंपनसेशन देते हैं आउटगोइंग या रिटायरिंग पार्टनर को, या फिर जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसे। करेक्ट, तो दोनों ऑप्शन सही हैं, इवन एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही देके रखा है, राइट। तो अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्या सभी को समझ आ गया? कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है किसी को? पक्का सब समझ गए? तो फिर हम आगे बढ़ जाए, है ना। चलो तो भैया जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे, अब फटाफट फुर्ती में बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो जरा मुझे इसका जल्दी से बता दो क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन 2 स्टेटमेंट है, आराम से स्टेटमेंट पढ़ लो, आराम से, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना, आराम से पढ़ लो और बताओ आंसर क्या होगा। चलो तो पहले हम साथ में रीड करें। देखो क्या कह रहा है अपने से स्टेटमेंट्स। On retirement of a partners, the old partnership agreement comes to an end and a new partnership agreement comes into existence between the remaining partner। भाई बहुत ही कॉमन सा स्टेटमेंट है कि कह रहा है कि जब रिटायरमेंट होता है, जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, तो जो पार्टनर्स के बीच में जो पुरानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना था वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब वो पार्टनर्स पुराने बचे ही नहीं है, अब तो उसमें से एक रिटायर हो गया है। तो फिर अब क्या होगा, एक न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया जाएगा, किसके बीच में, रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में। बिल्कुल सही बात है भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब रीजन दिया है, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनरशिप लीड्स टू द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। क्योंकि यदि
पार्टनरशिप में से यदि किसी का रिटायरमेंट होता है या किसी का एडमिशन भी होता है, कुछ भी हो रहा है, तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब फर्म में जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट था वो बदल जाता है। पार्टनरशिप, फर्म में आपकी पार्टनरशिप एग्रीमेंट बदलता है और फर्म जो है वो एज इट इज ही रहती है। तो ये दो स्टेटमेंट है। आप मुझे बताइए क्या आपको रीजन सही लगता है या आपको दोनों स्टेटमेंट सही लगते हैं, गलत लगते हैं, क्या लगता है क्या नहीं लगता। मुझे कमेंट्स में आंसर चाहिए भैया। चलो जल्दी से कमेंट्स में मुझे आंसर दे दो। 1 2 3 4 4 ऑप्शन में से कौन सा आपको सही लग रहा है, चेक कर लें, हम चेक कर लें। चलो तो A B C D दोनों स्टेटमेंट सही लग रहे हैं क्या आपको? ठीक है, बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही हैं और रीजन भी बिल्कुल सही दिया है ना भैया, बिल्कुल ठीक तो कह रहा है, बिल्कुल सही बात कह रहा है कि रिटायरमेंट के टाइम पुराना एग्रीमेंट चला जाएगा, नया आ जाएगा, ठीक है ना। किसके बीच में? रिमेनिंग के बीच में। क्यों ऐसा करे? वाई, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन है और रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। कोई दिक्कत, कोई समस्या स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर? समझ में आ गया सभी को? कोई है ऐसा जिसको नहीं आया समझ में तो भैया मुझे जरूर बता दे, है ना। आई होप समझ में आ गया होगा क्योंकि सारी चीजों को मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, तो कहीं कोई डाउट तो होगा नहीं, और यदि है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चले तो फिर हो गया अपना टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व। तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। बहुत क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए है और सबसे अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन तो हमने डिस्कस किए, उसके साथ हम लोगों ने उसको एक्सप्लेन भी किया, उसको डिस्कस किया, आपस में हमने उसको समझा भी। तो आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। उम्मीद करती हूँ कि मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए होंगे, और यदि नहीं है, कोई क्वेश्चन गलत है, किसी कॉन्सेप्ट में आप अटक रहे हो, भटक रहे हो, तो फिर कहीं मत जाओ, डायरेक्टली जो अपनी प्लेलिस्ट है, जो प्रीवियस अपन ने क्लासेस ली हैं, उसको एक बार और देखो और एक बार और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करके देखो और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप रिवीजन नहीं कर रहे होंगे इसलिए आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे होंगे, तो भैया रिवीजन करते रहिए। और यदि नहीं समझ आता है तो क्या करना है, वही वीडियोस जो हमारी ऑलरेडी हम लोगों ने क्लासेस ली हैं उसको आप दोबारा से जाके चेक करना, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि भैया कौन कौन से आपके वीक टॉपिक्स है जो हमने आज क्वेश्चन किए, उससे अंदाजा लग गया होगा कि कहाँ कहाँ अभी आपके वीक पॉइंट्स है, कहाँ कहाँ अभी आपको और मेहनत की जरूरत है। तो बस उन वीडियोस को दोबारा जाके चेकआउट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी चीज ना एक बार में शायद इतने अच्छे से समझ में नहीं आती है, यदि आप उसको 2-3 बार में देखोगे, रिवाइज करोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगी। राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे ओवर करेंगे। अब फाइनली हमारा 5th चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। राइट, वी हैव डन विद आवर 5th चैप्टर। 5th चैप्टर हो चुका है भैया। अब हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास से ही, जस्ट अगली क्लास में, कोई ब्रेक नहीं। मैंने क्या बोला, ब्रेक लगानी ही नहीं है अपने को। जब तक अपना एग्जाम नहीं आ जाता तब तक अपन को ब्रेक नहीं लगाना है, अपने को चलते रहना है बिना रुके। तो बस हम भी कोई ब्रेक नहीं लेंगे, कोई रेस्ट नहीं, जस्ट अपनी नेक्स्ट क्लास से ही हम चैप्टर 6 की शुरुआत करेंगे, ठीक है। क्योंकि भैया फटाफट हमें कोर्स करना है। आई नो आप लोग भी टेंशन में हो, मैं खुद भी फटाफट चाहती हूँ कि अपना कोर्स कंप्लीट हो जाए। हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, आई एम श्योर अबाउट इट, ठीक है। तो बस अपनी नेक्स्ट क्लास से चैप्टर 6 को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बस आप लोगों को जुड़े रहना है, कनेक्टेड रहना है, क्योंकि अब मैं आपका चैप्टर 6 शुरू करूंगी तो बस एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, एक नई एनर्जी, एक नई मोटिवेशन और एक नई ऊर्जा के साथ, ठीक है। तो बस नेक्स्ट क्लास में आपको बने रहना है, सेम टाइम में हम लोग दोबारा मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बस रहिएगा कनेक्ट हमारे चैनल से, मैग्नेट ब्रेन्स, और जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन सीबीएसई के साथ। यहाँ हम आपको कवर कराते हैं अदर स्टेट बोर्ड्स के कोर्सेज भी, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड, इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और इवन स्पोकन इंग्लिश के कोर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। कोर्सेज आप हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट, हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर, हर एक टॉपिक का आपको सब कुछ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, सब कुछ मिल जाएगा। सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और चाहे तो हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज वेबसाइट पे भी सब कुछ आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। और यदि आप लोग एक्सप्लोर करना चाहते हो ई बुक्स या ई नोट्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, जाकर यदि आप चेक करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा वहां से, है ना। और यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पे आप हमें फॉलो करके अपनी लर्निंग को और भी बेहतर तरीके से बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है भैया। तो फिर चले स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ध्यान रखना अपना, रिवाइज करना। ये पूरा 5 चैप्टर जो 5th चैप्टर हो गया है, रिवीजन आपको करना है। ये आज मैं आपको होमवर्क देके जा रही हूँ, रिवीजन कर लेना
और डोंट वरी, कुछ दिनों में मैं आपको इसका एक बार कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी करा दूंगी, है ना। इसका भी करेंगे, सीक्वेंस में हम लोग हर चैप्टर का कर रहे हैं, इसका भी करेंगे एक बार कंप्लीट चैप्टर रिवीजन थोड़े टाइम बाद। तब तक आप करते रहना, मैं एक बार और रिवीजन करा दूंगी और भी क्वेश्चंस करा दूंगी रिवीजन के टाइम भी, ठीक है। तो भैया घबराना नहीं, इस चैप्टर को रिवाइज करके आना और अब हम नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो चले फिर, लाइक शेयर कर दीजिएगा आज की वीडियो को और अगली क्लास का इंतजार करिएगा। हम लोग अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, एक नई एनर्जी के साथ दोबारा मिलेंगे। चले फिर, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, कीप लर्निंग।